हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें कुछ थ्योरम्स काम में आएंगे, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोड पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो मेनली इन 3 थ्योरम्स पे बेस्ड है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, इसमें ऐसा कहा गया है कि एक सर्किल के सेंटर से 25 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q। वहां से जो एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ की जाती है उसकी लेंथ है 24। टेंजेंट की लेंथ का मतलब है Q वाले पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस वो 24 गिवन है। आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो आपको इतना पता होता है कि टेंजेंट और ये जो नॉर्मल है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एक एंगल 90 डिग्री का बना। अगर ये एंगल 90 डिग्री का बनता है इसका मतलब ये हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप ये जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की नीड होती है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625 और 24 का स्क्वायर हो गया 576। माइनस करेंगे तो 49 आएगा और 49 का जो रूट है वो आ जाएगा 7। वैसे भी अपन जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 7, 24 और 25, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अगर 25 है, कोई एक साइड अगर 24 है तो बची हुई साइड 7 होगी, या एक साइड 7 है तो बची हुई साइड 24 होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आंसर आ जाएगा कि जो रेडियस है वो 7 यूनिट हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया है कि एक पॉइंट है T जो इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है TP और TQ। ये वाले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको जब सेंटर से मिलाया जाता है तो दो लाइंस बनती है, रेडियस या नॉर्मल PO और OQ। टेंजेंट नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हम जानते हैं। ये एंगल अगर 110 डिग्री है तो बताइए ये एंगल कितना होगा। तो अगेन इसे थ्योरम की तरह भी याद रखा जा सकता है। फिलहाल मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूं आपको। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें चार एंगल है, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। चारों एंगल का सम 360 डिग्री अगर करना है तो ये 3 एंगल्स पता है हमें क्या। ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। 110 गिवन है, ये निकालना है। तो इस एंगल को मैं x मान लूं तो x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 110 ये वाला इज इक्वल टू व्हाट 360। अब देखो ये कितना हो गया 180 हो गया और ये 110 यानी कि ये 290 हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्री। ओके, ये तो ऐसे सॉल्व करके निकाला, लेकिन ये कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़े उसके लिए आप एक चीज एक थ्योरम के रूप में इसे याद रख सकते हैं कि ये दोनों एंगल तो हमेशा 90 डिग्री के होंगे, तो 180 डिग्री हो गया। सबका सम 360 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से 180 तो ये खत्म, बचा कितना 180 डिग्री। तो ये बाकी जो दो एंगल बचे इनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। तो अगर ये 110 है तो ये ऑटोमेटिकली 70 डिग्री आ गया। अगर ये 120 होता तो ये 60 डिग्री आता। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जो बनता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाए और उनको सेंटर से मिलाए, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इसके जो एंगल हैं ये दोनों एंगल ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ अगर 50 डिग्री होता तो यहाँ ऑटोमेटिकली 130 डिग्री होता। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है।
एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है PA और PP, ठीक है। और इस P को O से भी मिला रहे हैं अपन, ताकि एंगल POA टाइप का बने, और ये एंगल POA ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी जो रिजल्ट निकलेगा वो एज अ थ्योरम आप याद रख सकते हैं। बनता क्या है, देखो इन दो ट्राइंगल्स को देखो ध्यान से, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज एंगल POA हमें निकालनी है। रिजल्ट याद रखेंगे तो आगे दूसरे नंबर्स में इनकी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। देखते हैं क्या करा जा सकता है। एक ट्राइंगल है POA और एक ट्राइंगल है POB। ध्यान से देखिए तो PA और PB की वैल्यू लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। फिर PO इक्वल टू PO कॉमन होगा, और AO इक्वल टू OB, ये रेडियस से इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखा जाए तो SSS क्राइटेरिया लग रहा है, यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। उससे ये लगेगा कि अगर ये 80 डिग्री है तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, राइट। अब देखो ये 40 है, ये 90 है, क्योंकि ये टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो 40 और 90 हो गया 130 और ये कितना हो गया 50, यानी हमारा आंसर तो आ गया 50 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री टोटल होना चाहिए। 40 और 90 130 हो गया, 180 में से 130 को माइनस किया तो 50 हो गया। अब आप इसको रिजल्ट की तरह कैसे याद कर सकते हैं वो मैं बता दूं आपको, कि जैसे जो एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है, उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट को इस सेंटर से मिला दिया जाए तो जो दो ट्राइंगल बनते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये चीज आप याद रख सकते हो, इजीली है, SSS से हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो इनके एंगल्स जो है वो बाइसेक्ट होंगे, तो ये 80 है तो इधर 40 बनेगा। इसी तरह से ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि ये दोनों एंगल पूरे एंगल APB और AOB ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अगर ये 80 डिग्री है तो ये पूरा 100 डिग्री होगा। तो ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी बाइसेक्ट होगा, तो टोटल 100 है, तो इधर का 50 इधर का 50 बच गया। डायरेक्ट भी आप कह सकते थे, है ना। जैसे यहाँ 80 डिग्री की जगह 100 डिग्री दिया होता पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल 80 डिग्री बचता, और आपसे पूछा गया था ये आधा एंगल, तो 80 का आधा 40 हो जाता, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिलाया जाए और दो टेंजेंट्स हैं जिनको नॉर्मल के थ्रू सेंटर से मिलाया जा रहा है, तो जो दोनों ट्राइंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस वजह से ये वाली जो लाइन होती है लाइन PO, वो एंगल APB की भी एंगल बाइसेक्टर होती है, यानी कि दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, और एंगल AOB की भी एंगल बाइसेक्टर होती है, दोनों इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि सर्कल के एक डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट्स बनाई जाती है, जैसे ये एक डायमीटर हो गया, इनके एंड पॉइंट ये हो गए, इन पे दो टेंजेंट्स बनाई, इधर एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट। आपको ये बतानी है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो आपस में पैरेलल है। एक तरह से ये भी याद रखने लायक रिजल्ट है कि एंड पॉइंट्स पे जो लाइंस बनाई जाएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। आपको यहाँ पे फिलहाल ही प्रूव करना है कि ऐसा होता है। तो दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने का सिंपल सा मेथड है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप इक्वल कर दें या अल्टरनेटिव एंगल्स आप इक्वल कर दें। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स दो लाइंस के इक्वल हो रहे हैं तो फिर वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो बहुत इजी हो गया यहाँ पे। देखो ये वाली एक लाइन ले लेते हैं, XL ले लेते हैं इस लाइन का नाम, और इस लाइन का नाम L डैश ले लेते हैं। तो ये वाली लाइन टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस पार्ट ही है ना, रेडियस का एक्सटेंशन ही है। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली ये जो रेडियस है ये वाली और ये टेंजेंट ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। तो देखो ये जेड के फिगर में जो एंगल बन रहे हैं अल्टरनेटिव एंगल वो सेम आ रहे हैं 90 डिग्री, और जब भी अल्टरनेटिव एंगल इक्वल आते हैं तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि आपको प्रूव करना है कि अगर एक टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाया जाए तो सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। तो बहुत इजी है, इसको इस रिजल्ट के थ्रू आपको बताना है, इस थ्योरम के थ्रू आपको बताना होगा कि जो सर्कल की टेंजेंट है और सर्कल का जो नॉर्मल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। देखो, आपसे कहा गया है कि एक लाइन है टेंजेंट, उसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बनाई। ये जरूरी है कि सेंटर ऑफ द सर्किल से ही पास हो। तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि सेंटर ऑफ द सर्किल से पास नहीं होती बल्कि किसी और जगह से पास होती है। ठीक है, तो वो लाइन जो परपेंडिकुलर बनाया वो P है, ये वाली P लाइन है। ठीक है, और एक्चुअल डायमीटर ये है। अब हमें ये थ्योरम तो पता है कि टेंजेंट और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये तो थ्योरम से आ गया। और ये एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर बनाया गया है। तो आप ध्यान से देखें कि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। ये कब हो सकता है? जब ये बीच वाला एंगल 0 डिग्री हो। भाई ये 90 और ये बड़ा वाला एंगल भी 90 डिग्री कब हो सकता है? जब इसको अपन थोड़ी देर के लिए 90 प्लस x माने, अगर x की वैल्यू 0 डिग्री है तभी तो जाकर ये भी 90 ही रहेगा। और 0 डिग्री एंगल का मतलब ये लाइन इसी पे कोइंसाइड करेगी और इसी पे कोइंसाइड करेगी, तो ये डायमीटर के ऊपर से जाएगी और डायमीटर के ऊपर से जाएगी, मतलब ये सेंटर से पास होगी ही सही। ठीक है, इजी। अब एक आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि एक सेंटर पॉइंट, एक सर्किल का सेंटर O है, वहां से एक पॉइंट है P जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो 4 सेंटीमीटर लेंथ की है। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो r की वैल्यू आएगी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो रेडियस इसकी जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम जानते हैं कि 5, 4 और 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो अगर हाइपोटेन्यूज 5 है और एक साइड 4 है तो बची हुई साइड 3 होनी ही थी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम है। एक की रेडियस 3 है छोटे वाले सर्किल की और बड़े वाले सर्किल की रेडियस 5 है। तो अंदर वाले की 3 और बाहर वाले की 5। अब आपको बड़े वाले सर्किल की ऐसी कोड की लेंथ निकालनी है जो छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट हो, जैसे ये। ठीक है, तो इसकी लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। छोटे वाले के लिए टेंजेंट है और बड़े वाले के लिए कोड है। तो देखो इस लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये डिस्टेंस देखें, तो ये तो OL तो छोटे वाले सर्किल की रेडियस के इक्वल होगी 3 और OB बड़े वाले सर्किल की रेडियस के इक्वल होगी 5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का एक ट्राइंगल बन रहा है OMB। इसमें ये लेंथ 3 है, ये वाली लेंथ 5 है, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि हम O से AB पर परपेंडिकुलर ही डाल रहे हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसका हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ने 25 माइनस 9 16 और उसका अंडर रूट 4, यानी कि ये MB वाली लेंथ जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 4 आ जाएगी। अब हम सर्कल वाली थ्योरम लगाएंगे जिसमें कहा जाता है कि सेंटर से अगर किसी सर्किल की कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उसे बाइसेक्ट करती है। कैसे बाइसेक्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ फटाफट से देख लेते हैं पर कि जैसे ये दोनों को मिला दिया तो ये कॉमन साइड हो गई, ये रेडियस हो गई और ये एंगल 90 डिग्री। तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो ये 4 है तो ये भी 4 बचेगा, तो 4 और 4 तो टोटल जो AB की लेंथ आएगी वो 8 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल है, उस पर ये 4 टेंजेंट ड्रॉ की गई है AB, BC, CD और AD, जिनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, Q, R और S है। आपको ये बताना है कि AB और CD टेंजेंट्स की लेंथ AD और BC टेंजेंट्स की लेंथ के इक्वल होगी, मतलब टोटल सम AB प्लस CD का इक्वल होगा BC प्लस AD का। तो इसका LHS वाला पोर्शन देखते हैं AB और CD। तो AB को लिखा जा सकता है AP प्लस PB और सिमिलरली CD को लिखा जा सकता है CR प्लस RD। ठीक है, RHS हम नहीं ले रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इस LHS को RHS तक लेके जाएं।
तो LHS AB को लिखा हमने AP प्लस PB और CD को हमने लिखा CR प्लस RD। अब देखो ये जो AP वाली लेंथ है वो AS वाली लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि इस वाले सर्किल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ AP यहाँ AS, तो AP की जगह लिखा जा सकता है AS, फिर PB की जगह लिखा जा सकता है BQ, क्योंकि B एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से इनकी टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है BQ और BP, तो जहां BP है वहां BQ लिखा जा सकता है। ये हो गए दो क्वेश्चन। सिमिलरली CR की जगह लिख सकते हैं अपन CQ और RD की जगह अपन लिख सकते हैं DS, क्योंकि वही एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है, इक्वल होती है, उसी लॉजिक का अपन यूज कर रहे हैं। तो अब देखो AS और DS इसको और इसको मिलाओ, तो AS और DS मिलकर बन गया AD। सिमिलरली BQ और CQ मिलकर बन गया BC, तो आ गया ना RHS जो हमें चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स इक्वल होती है। इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने प्रूव कर दिया कि दो टेंजेंट जो आमने सामने वाली हैं उनकी साइड्स का सम इक्वल होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक सर्किल है जिसके दो टेंजेंट्स है, उन दो टेंजेंट्स के किसी पॉइंट से मिलाते हुए एक और टेंजेंट बनाई गई है इसी सर्किल की, यानी कि सर्किल की अब तीन टेंजेंट हो गई, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। आपको ये बताना है कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो एंगल AOB कितना होगा, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं, मान लेते हैं इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। अपने को एंगल AOB निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं वो देखें। अपने को दिमाग में क्या रखना है कि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसे ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब यहां से देखें, इन दो ट्राइंगल में देखते हैं, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसमें जो एक लाइन खींची जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिला के, तो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, AOC और एक AOP। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे? ये साइड कॉमन, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल और ये रेडियस ये इक्वल। तो SSS क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स इक्वल होंगे। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन किया जाए तो ये जो लाइन है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये इक्वल होगा। तो थोड़ी देर के लिए दोनों एंगल को अपन x मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली नीचे B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इस सेंटर से मिलाई गई है, तो ये भी लाइन इसकी एंगल बाइसेक्टर होगी, यानी कि ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। ठीक है, ये एंगल y, ये एंगल y, ये एंगल x, ये वाला एंगल x। हमें क्या निकालना है? एंगल AOB। तो एंगल AOB निकालना है जिसकी वैल्यू बेसिकली जो हमने ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग x प्लस y होगी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये POQ एक लाइन है, तो ये चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो x प्लस y प्लस y, इनकी वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। लीनियर एंगल्स हैं इसलिए, तो 2x प्लस 2y की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। तो अगर 2 से इनको डिवाइड किया जाए तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। यानी एंगल AOB जो x प्लस y था वो निकल के आएगा 90 डिग्री। और हमें ये एंगल ही निकालना था या प्रूव करना था कि एंगल AOB की वैल्यू 90 डिग्री है। तो इस तरीके से इसे प्रूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है। इसमें वही कहा गया है कि आपको ये बताना है, प्रूव करना है कि दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो फटाफट से आप कैसे कर दो कि पूरा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री है, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो गया एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों की जगह 90 लिखते हैं, 180 बनेगा, जो उधर 360 में से माइनस होगा तो 180 बच जाएगा।
तो प्रूव हो गया कि दोनों जो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा अच्छे से नहीं लिखा। एंगल ए का मतलब है यहाँ पे BAC, एंगल O का मतलब है BOC, B का मतलब है ABO और C का मतलब है ACO। राइट। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये कहा गया है कि एक सर्कल है, उसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। तो आपको इतना प्रूव करना है कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो वो साथ पैरेललोग्राम के साथ साथ रोम्बस भी होगा, यानी कि उसकी दोनों साइड्स जो है ना एडजेसेंट साइड वो भी इक्वल होगी, ये आपको बताना है। तो मान लेते हैं कि ABCD फिलहाल पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की जो साइड्स होती है उसकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगी। सिमिलरली अगर ये y है तो ये भी y होगी। हमें ये प्रूव करना है कि x और y भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो देखो, अगर ये वाली लेंथ x है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी x/2, और ये वाली लेंथ y है, नहीं x/2 नहीं कह रहे अपन, ठीक है। ये वाली लेंथ x है, ये वाली लेंथ कितनी है y। तो देखो ये AP और AS इक्वल होंगे, सिमिलरली BP और BQ इक्वल होंगे, सिमिलरली CR और CQ इक्वल होंगे, सिमिलरली CD और DS इक्वल होंगे। ये चीज वैसे ही कुछ हो गई जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था कि आमने सामने की साइड्स का जो एडिशन है वो इधर उधर की साइड्स के एडिशन के इक्वल होगा। तो अगर उस वाले थ्योरम को डायरेक्ट यूज करें उस वाले रिजल्ट को, तो x + x यानी कि 2x की वैल्यू होगी y + y, 2y के इक्वल। तो 2 से 2 कट गया, x = y आ गया। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, AB + CD की वैल्यू निकालते हैं, वो बनेगी 2x। और AB को दो टुकड़ों में लिखते हैं, AP + PB, और CD को भी दो टुकड़ों में लिखते हैं, CR + RD = 2x। राइट। अब AP की जगह लिख देते हैं AS, PB की जगह लिख देते हैं BQ, CR की जगह लिख देते हैं CQ, और RD में भी रिटर्न एज DS। राइट, = 2x है। अब AS + SD will combinedly make y, and BQ and CQ will add up to make DC, that is equal to y. तो 2y = 2x, 2 से 2 कट हो गया, y = x हो गया, यानी कि जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है। तो पैरेललोग्राम में जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस में ही कन्वर्ट हो जाता है। हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये इस एक्सरसाइज का मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसके चारों तरफ सर्कमस्क्राइब करते हुए एक ट्राइंगल ABC बनाया गया है। C से ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ m मान लेते हैं। यहाँ तक की लेंथ 6 है और m से इस वाले पॉइंट तक की लेंथ 8 है। तो आपको बताना है कि AC कितना है और AB कितना है। तो देखो, ये पॉइंट को कुछ और नाम दे दिए जाए, जैसे इसको m की जगह P बोल देता हूँ, मैं ये वाला Q बोल देता हूँ, इसको R बोल देता हूँ, PQR। तो देखो, अगर ये CP की वैल्यू 6 है तो CR की वैल्यू भी 6 होगी। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू भी 8 होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। अब A से R की वैल्यू अगर x है तो A से Q की वैल्यू भी x ही होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स है। तो हमें दो चीजों की वैल्यू निकालनी है, AC जो होगा 6 + x, और एक निकालना है AB जो होगा 8 + x। यानी अल्टीमेटली हमें ओनली x की वैल्यू निकालनी है। अगर ये x पता चल जाए तो ये टोटल लेंथ भी पता चल जाएगी और ये टोटल लेंथ भी पता चल जाएगी। तो बस ये एक वेरिएबल रहेगा जो हमें निकालना है। इस वेरिएबल को निकालने का तरीका ये है कि हम ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा। हीरोन्स फॉर्मूला होता है √S × S - A × S - B × S - C। ये होता है ट्राइंगल पूरे ABC का एरिया। और ये S क्या होता है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर टोटल लेंथ, यानी BC + AB
प्लस AC, इसे पेरीमीटर कहते हैं। इसका हाफ जो होगा वो सेमी पेरीमीटर होगा। तो देखो इसमें S क्या है पहले ये देखें, ये वाली साइड है 14, ये वाली साइड है 8 प्लस x और ये वाली साइड है 6 प्लस x। इसका हाफ ये होगा हमारा S। तो 14 और 6 20, 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14 प्लस x, ये हमारा x हो गया। तो जो एरिया है टोटल ट्राइंगल का वो क्या बन के आएगा, s की जगह लिखेंगे अपन 14 प्लस x। 14 प्लस x में से कोई एक साइड माइनस करो, जैसे ये वाली साइड माइनस की 14 वाली, तो 14 प्लस x माइनस 14 हो गया x। फिर दूसरी साइड माइनस करो, जैसे ये वाली 8 प्लस x वाली माइनस की, तो 14 प्लस x माइनस 8 प्लस x, x से x कट गया 6 बचा। फिर तीसरी साइड वो हो गई 6 प्लस x वाली, तो 14 प्लस x में से 6 प्लस x माइनस किया, x से x कट गया, 14 माइनस 6 8 बचा। यानी कि जो ट्राइंगल का एरिया आ गया डायरेक्ट हीरोन फॉर्मूला से लगाने पर वो आ गया x इंटू 14 प्लस x इंटू 6 इंटू 8। अब इसी एरिया को एक और तरीके से निकालते हैं, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि जब इसको इससे मिलाया जाता है तो ये ट्राइंगल बनता है। सिमिलरली एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो ये पूरा ट्राइंगल 3 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन तीनों ट्राइंगल का सम, ट्राइंगल के एरिया का सम इतना ही आना चाहिए। तो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसका एरिया बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 4 प्लस ये वाले ट्राइंगल में देखें तो इसका बेस है 6 प्लस x और हाइट कितनी है 4। फिर से अगला वाला ट्राइंगल उसका बेस है 8 प्लस x और हाइट फिर से है 4। ठीक है, ये ट्राइंगल देखो हाइट 4 है क्योंकि रेडियस 4 गिवन है, तो हाफ से 4 2 टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया। तो देखो ये बचा 28, ये बचा कितना 12 प्लस 2x और ये बचा हमारा 16 प्लस 2x। यानी कि हो गया ओवरऑल 28 और 12 30 40 40 और 16 56 56 प्लस 4x हो गया। ठीक है, इसमें अगर 4 कॉमन ले लिया जाए तो 4 इंटू 14 प्लस x हो गया। अब इसको आप इसके इक्वल कर रहे हैं तो 4 इंटू 14 प्लस x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, रूट ओवर 14 प्लस x इंटू x इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, इसके इक्वल हो गई। अब देखो रूट 14 प्लस x से 14 प्लस x कटेगा तो ये रूट वाला बच जाएगा, तो यहां से कट करेंगे यहां पे रूट आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करें तो 14 का स्क्वायर तो बनेगा 16। ठीक है, ये 14 का 16 बन गया, इसका स्क्वायर बनेगा 14 प्लस x। ठीक है, ये तो हट ही गया, अब इसका स्क्वायर बनेगा 6 इंटू 8 इंटू x। अब देखो 8 से 16 2 टाइम्स कट गया, अब उधर बचा 6x और इधर बचा 28 प्लस 2x। क्या बचेगा 28 प्लस 2x। इसकी वैल्यू किसके इक्वल बची 6x के इक्वल। तो 6x में से 2x गया तो 4x आया, राइट। 6x माइनस 2x, इसकी वैल्यू आ गई 4x और इधर है 28, तो 4x की वैल्यू 28, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्योंकि 4x 28 है तो x 7 आ गया। और अगर x 7 आ गया तो ये 6 और ये 7, तो ये वैल्यू हो गई 13 और ये 8 और ये 7, तो ये वैल्यू हो गई 15। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। 13 इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करें। नहीं आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।